सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीन्स की खेती के बारे में। किसान भाइयों, यदि आपने बीन्स की खेती अभी तक नहीं की है तो इस वीडियो को देखकर आप अवश्य चालू कर देंगे। मात्र 60 दिनों में आपकी जो फसल है वो आ जाती है और अच्छी आपको मोटी कमाई प्राप्त होने लगती है। तो साथियों, हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में। पूरा ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में उत्पादन बढ़ाने का फार्मूला मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। साथियों, बीन्स की जो खेती है वो हम नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीन्स की जो फसल है उसकी जड़ों में राइजोबियम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं राइजोबियम की। उसके कारण ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको भी स्थिरीकरण का काम करता है, मिट्टी में मिलाने का काम करता है। इसलिए कुछ किसान भाई इसका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी करते हैं और इस प्रकार हमारी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने में भी ये मदद करता है। चलिए आइए बात करते हैं किसान भाइयों। उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए, उन्नत किस्में कौन सी हैं, खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, खाद एवं उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, रोग नियंत्रण और अंत में हम देखेंगे इस वीडियो में उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो इन 10 बिंदुओं के आधार पर आपको हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें और कोई भी जानकारी मत छोड़ें। तो चलिए साथियों, बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की। तो बीन्स की खेती के लिए काली चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। यदि हल्की बलुई दोमट मिट्टी है तो वो भी इसके लिए उपयुक्त होती है। और जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि खेत में पानी भरता है तो इसमें जो पौधे गलने की समस्या है, गलन रोग होता है, तना गलन, वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसलिए उत्तम जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। और खेत की जो मिट्टी है उसको हमेशा भुरभुरा बनाकर रखना चाहिए, जिससे जड़ों का विकास अच्छी प्रकार से हो। और इसकी जो खेती है उसके लिए जो पीएच मान है किसान भाइयों, पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इससे अधिक पीएच मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फसल है वो इसी पीएच मान पर अच्छा उत्पादन देती है। इसके बाद किसान भाइयों बात करेंगे कि जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यह समशीतोष्ण जलवायु में उगती है। ठंड में इसके जो पौधे हैं वो अच्छा विकास करते हैं। और हम देखते हैं ठंड के सीज़न में बहुत सारी फसलों में पाले की समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। किंतु जो हमारी बीन्स की फसलें हैं ये पाले एवं सर्दी में सहनशील होती हैं, इसलिए इनका जो उत्पादन है वो अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे साथियों तापमान की। तापमान कैसा होना चाहिए। तो तापमान, ना तो इसको अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए जो औसत तापमान है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। जब इसके बीज अंकुरण होते हैं उस समय जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसकी खेती के लिए तापमान नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो इसका जो उत्पादन है वो हमें पर्याप्त नहीं मिलता है, उत्पादन हमारा घटने लगता है। इसलिए इसकी खेती के लिए जो तापमान है वो हमेशा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होना चाहिए, तो बेहतर होता है। किसान भाइयों, अब हम अगला जो है वो बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में कि इसकी खेती के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। तो बीन्स जो है वो कई प्रकार की होती है, बेलदार होती है और बोस टाइप की होती है, जो छोटी होती है, बंच के रूप में होती है। तो बीन्स के जो प्रकार हैं वो आपको मैं पहले बता दूं। फ्रेंच बीन होती है और काउपी होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे क्लस्टर बीन होती है, डोलिकस बीन होती है, लीमा बीन होती है, ब्रॉड बीन होती है। ये बीन्स के कुछ प्रकार हैं। इनमें से जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे झाड़ीदार जो बीन्स हैं उसकी किस्मों की बात करेंगे किसान भाइयों। तो झाड़ीदार में अर्का संपूर्ण है। यह किस्म 50 से 60 दिनों में
तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है वो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। अब हम बात करेंगे जो अर्का समृद्धि है, वो भी 60 से 65 दिनों में इसका उत्पादन मिलने लगता है। ये पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन में होती है और इसका जो उत्पादन है 19 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसके अलावा तीसरी जो किस्म है वो है अर्का जय, चौथी किस्म है पंत अनुपमा और पांचवी किस्म है HAF2। इन किस्मों का भी जो उत्पादन है किसान भाइयों वो 60 से 65 दिन के बीच में हमें प्राप्त होने लगता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गई झाड़ीदार। अब बेलदार जो कुछ बीन्स हैं उनकी किस्मों के बारे में बात करेंगे। बेलदार में स्वर्णलता है, 60 दिन में उत्पादन देने लगती है और 12 से 14 टन इसकी पैदावार देखने को मिलती है। अर्का कृष्णा है, इसकी जो फसल है वो 65 दिन में उत्पादन हमें देने लगती है और इसका जो उत्पादन है वो 14 से 16 टन के आसपास देखने को मिलता है। अर्का प्रसिद्धि है, इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों हमें 65 दिन में मिलने लगता है और 30 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा CHB है, दीपाली भूषण हैं, ये कुछ खास किस्में हैं जो आप बीन्स की खेती के लिए अपना सकते हैं। इसके अलावा जो काउपी जिसको हम लोबिया के नाम से जानते हैं, इसकी वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो पूसा बरसाती किस्म है वो अच्छी मानी जाती है। अर्का समृद्धि है, ये भी अच्छी मानी जाती है। और हाइब्रिड किस्मों की बात करें लोबिया की तो पूसा 2 फसली है, ये अच्छी है। पूसा ऋतुराज है, पूसा कोमल है, ये जो वैरायटियां हैं ये हाइब्रिड वैरायटियां हैं काउपी की, लोबिया की, तो इनकी जो खेती है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद क्लस्टर बीन की हम बात करेंगे तो इसकी जो उन्नत वैरायटी है पूसा सदाबहार है, पूसा मौसमी है और शरद बहार है, पूसा नौबहार है। ये कुछ उन्नत किस्में हैं किसान भाइयों। तो इन किस्मों का हम उपयोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी करते समय हमें मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करने के बाद 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर के माध्यम से करके खेत को समतल बना लेना चाहिए, मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए और यदि हमारे पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसको मिलाकर अच्छी तरह से खेत की बुआई से पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए। और इसके जो खाद एवं उर्वरक की बात है किसान भाइयों, तो हमें जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं बुआई से पूर्व 60 किलोग्राम DAP डालना है, 25 किलोग्राम यूरिया डालना है और इस प्रकार से हम फसल की जुताई के समय इन खादों को मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कम ही लगती है क्योंकि इसकी फसलों में राइजोबियम नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो यह एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत अच्छा काम भी करती है ये फसल। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार इसकी फसल में कम ही देखने को मिलते हैं, प्रायः यदि देखने को मिलते हैं तो हमें रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम से कम करना है। लेबर की मदद से ही खरपतवारों का नियंत्रण कर देना चाहिए किसान भाइयों। सिंचाई की बात करें तो प्रारंभिक सिंचाई जब हम इसकी बीज की रोपाई करते हैं उसके तुरंत बाद कर देनी चाहिए और जब तक अंकुरण नहीं होता है तब तक नमी पर्याप्त मात्रा में खेत में बनाए रखनी चाहिए। यदि हम नमी पर्याप्त मात्रा में बनाकर रखेंगे तो किसान भाइयों अंकुरण अच्छा होगा और हमारी जो फसल की बढ़वार है वो अच्छी देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो इसकी सिंचाइयाँ हैं वो 20 से 25 दिन के अंतराल पर हमें कर देनी चाहिए। 20 से 25 दिनों के अंतराल में जो है सिंचाई करते रहना चाहिए, इससे हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। अब इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे इसमें जो लगने वाले रोग हैं उनके बारे में। तो इसमें गलन रोग की समस्या होती है, जो तना गलन है उसकी समस्या होती है। तो यदि खेत में पानी भर रहा है तो तना गलन की समस्या हमें देखने को मिलती है और यदि जल भराव व वायरस के कारण ये जो समस्या ये हमें खेत में देखने को मिलती है। पीले भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं इसमें तना गलन में और पौधा जो हमारा है वो पूरा गलने लगता है, तो इसकी समस्या देखने को मिलती है। अब दूसरा जो कीट हैं इसमें फली छेदक कीट की समस्या देखने को मिलती है
और बीमारियों में एंथ्रेक्नोज बीमारी देखने के लिए मिलती है। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं उसमें धब्बे दिखाई देने लगते हैं और जिससे हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, तो हमें बाविस्टीन और थायराम से बीज को उपचार करके हमेशा बोना चाहिए। उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा हमें फसल में देनी चाहिए, जिससे हमारी फसल अच्छी स्वस्थ तैयार हो और कीट एवं बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो और जो हमारी फसल है वो उसके प्रति रेजिस्टेंट डेवलप करे कीट बीमारियों के प्रति। और हमें प्रॉपर सिंचाई करते रहना चाहिए। हमेशा हमें 20 से 25 दिन के अंतराल पर बीन्स की फसल में सिंचाई करना चाहिए। अंकुरण के समय अवश्य नमी बनाकर रखनी चाहिए। अब इसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं। इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों, इसके पूर्व में जो हमने खेत में फसल लगा रखी थी उसके जो अवशेष होते हैं उनको हमें जलाना नहीं है, हमें मिट्टी में मिलाकर जुताई कर देनी है, जिससे जो उसकी जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की वो अधिक बढ़ जाए और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी, जिससे जो हमारी बीन्स की फसल है उसको ज़रूरी पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो भी आसानी से हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसके लिए जो हम उत्पादन की बात करेंगे साथियों कि बीन्स की जो फसल है वो पर हेक्टेयर कितना उत्पादन देती है, तो किसान भाइयों इससे जो हमें उत्पादन मिलता है वो 1.5 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखने को मिलता है। यदि हमने अच्छी तरह से इसकी देखभाल की है, उन्नत किस्मों का चुनाव किया है, सही समय पे खाद और उर्वरकों की मात्रा दी है, तो जो हमारी अच्छी किस्में हैं वो 4 टन तक उत्पादन देती हैं और जो अधिकतम तापमान है वो हमें 4 टन तक देखने को मिलता है बीन्स की फसलों में। इसलिए किसान भाइयों उन्नत किस्मों का चुनाव करके ही हमें बीन्स की खेती है वो करनी चाहिए। और ठंड के मौसम में बहुत कम समय में 60 से 65 दिनों में उत्पादन देने वाली ये एक इकलौती फसल है। इसी के साथ किसान भाइयों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।